चित्तौड़गढ़ से है। रावत भाटा पानी में 4 लोग फंस गए। राणा प्रताप सागर बांध के कैचमेंट एरिया में ये लोग फंसे हुए हैं। प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान पानी में फंस गए। शूटिंग के दौरान बांध का गेट खोलने से ये लोग वहां पर फंसे रह गए। कैचमेंट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लोग बताया जा रहा है कि प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे और वहां पर अचानक इन्हें पता नहीं चला, बांध के गेट खोल दिए गए। बांध के गेट खोल देने से ये चारों वहीं पर फंस गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है इन लोगों को बाहर निकालने के लिए। और ये तस्वीरें आपको उस बांध की जहां पर ये चारों लोग इस समय फंसे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये सभी लोग निकले थे यहां पर प्री वेडिंग शूट के लिए, यानी कि शादी से पहले जो वीडियो या फोटो एल्बम बनता है उस को शूट करने के लिए ये यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये जब प्री वेडिंग फोटो के पोज दे रहे थे उसी समय पीछे से बांध के गेट खोल दिए गए और अचानक से पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे तैसे इन्होंने चट्टान पर जगह बनाई। फिलहाल ये चारों वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। संभवतः इसमें वो जोड़ा है जिनकी शादी होनी है और वो कैमरामैन भी है जो प्री वेडिंग शूट के लिए इनके साथ में यहां पर पहुंचा था। और इसी खबर पर सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सुभाष, क्या इनको रेस्क्यू कर लिया गया है? जो लोग फंसे हुए हैं उसमें दूल्हा दुल्हन भी, भविष्य के दूल्हा दुल्हन शामिल है? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को रेस्क्यू करके थाने ले जाया गया है और प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है उसमें साफ तौर पर इन लोगों की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध के जब भी गेट खोले जाते हैं या गेट खोलने की जानकारी सामने आती है तो 1 घंटे तक सायरन बजाया जाता है और आज भी लगभग 1 घंटे तक सायरन बजता रहा। इसके बावजूद ये लोग निकले नहीं है। ऐसे में पुलिस ने इनको रेस्क्यू कर लिया है और रेस्क्यू करने के बाद इन्हें थाने ले जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू किए जाने की जानकारी स्पष्ट हो गई है कि इन लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया और थाने में ले जाया गया है। जी सुभाष, ये लोग चित्तौड़ के ही रहने वाले हैं या बाहर से कहीं पहुंचे प्री वेडिंग शूट के लिए? जी मैं आपको बताना चाहूंगा आसिफ, फिलहाल इनके कोटा के होने की जानकारी सामने आई क्योंकि कोटा से रावत भाटा बिल्कुल नजदीक पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान है जहां पहाड़ियां हैं, जंगल है और पानी के अच्छे खासे स्रोत हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, अभ्यास भी है और ये लोग भी प्री वेडिंग शूट के लिए अच्छी लोकेशन ढूंढने के लिए चित्तौड़ कोटा से चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में आए थे और राणा प्रताप सागर के कैचमेंट एरिया में इनका प्री वेडिंग शूट का प्लान था। इसी ड्यूरेशन में पानी की आवक होने से राणा प्रताप सागर बांध के गेट खोले गए और सायरन बजने के बावजूद इन लोगों ने पानी के कैचमेंट एरिया से बाहर निकलना उचित नहीं समझा और ऐसे में ये लोग लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे तक उस पानी में फंसे रहे और बाद में पुलिस के अधिकारियों को सूचना मिली। जाबरमल अतिरिक्त जी सुभाष, बिल्कुल। चलिए, यही गनीमत है कि इनको बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल इनके लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि बांध के गेट खोल देने से ये यहां पर फंस गए थे। सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झुंझुनू के चिड़ावा से एक खबर है। मामूली कहासुनी पर आपस में दुकानदार भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें चिड़ावा की, सामान्य बाजार की, आम दिनों की तरह यहां बाजार खुला, लेकिन किसी मामूली बात पर आपस में ही बाजार में दुकानदारों के बीच में कहासुनी हो गई और उसके बाद का यह जमघट, पूरा बाजार यहां पर इकट्ठा हो गया और झगड़ा शुरू। झुंझुनू के चिड़ावा की यह खबर है। और सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय जन सुनवाई कर रहे हैं। भाई साहब
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिवाली के समय से ही लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में बने हुए हैं। कोटा बूंदी दौरे पर हैं अपनी तमाम व्यस्तताओं के चलते। चूंकि लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन इन तमाम व्यस्तताओं के चलते ये नियमित रूप से या फिर यूं कहा जाए कि लगातार कोटा के दौरे पर रहते हैं और अक्सर इनकी तस्वीरें इसी तरीके की जन सुनवाई की सामने आती रहती हैं। अपने क्षेत्र की जनता से मिलते हैं, लगातार उनकी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही समस्याओं के निपटारे की कोशिश करते हैं। कोटा से इस तरह की तस्वीरें लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। और योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से, उनके साथ बात करते हैं। योगेश, जैसी नियमित रूप से लोकसभा स्पीकर की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि दिल्ली में इनके पास में बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम व्यस्तताओं के चलते ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, मौके पर निपटारा करते हैं और ये दौरे जो हैं वो उनके लगातार बने रहते हैं। योगेश, बिल्कुल जी, बताया जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो 8 दिन के अपने कोटा के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और जब से वो आए हैं लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं का निस्तारण करने की। और ज्यादातर समस्याएं वो मौके पर ही उनका निस्तारण करते हैं और ये इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती हैं, क्योंकि ओम बिरला अपनी जनता के बीच में रहते हैं। अपने कैंप कार्यालय पर डेली का ये रूटीन होता है कि वो कम से कम 2 घंटे जन सुनवाई करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और भी दौरे इनके हैं, अभी भी ये 12 बजे के तकरीबन यहाँ से लोग कैंप कार्यालय से रवाना होंगे, तालेड़ा जाएंगे। तालेड़ा में भी जो दिवाली की रामा शामा का दौर है वो चलेगा, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो बिरला जी है वो। और आपको बता दें योगेश, संसदीय क्षेत्र में कब तक बने रहने का कार्यक्रम है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है वो आखिरी दिन है। आज रात को निकलने का है बिरला साहब का यहाँ से। रात को 11 बजे की ट्रेन बताई जा रही है, जिससे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, कई दिवाली मिलन समारोह हैं जो उनमें जाएंगे, उनमें शिरकत करेंगे और लोगों से मिलने जुलने का दौर जारी रहेगा। जी योगेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पिछले 8 दिनों से लगातार जनता के बीच में लोकसभा स्पीकर यहां पर बने हुए हैं और आज ही रात उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है, वो भी ट्रेन के जरिए। यानी 11 बजे वो कोटा से ट्रेन के जरिए दिल्ली से निकलेंगे, लेकिन तब तक वो लगातार जनता के बीच में बने रहेंगे। यहां से भी उनका तालेड़ा जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी वो आम लोगों से मिलेंगे और इस तरह की तस्वीरें कोटा से ओम बिरला की लगातार सामने आती रहती हैं जब वो जन सुनवाई करते हैं, समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं का निपटारा करते हैं। चूंकि वो यहां से सांसद भी हैं और अपने सांसद होने को लेकर वो लगातार यहां पर जनता से मिलते हुए। और सीएम गहलोत आज जोधपुर जाएंगे, सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे, मंडोर के जालली फौजदार भी जाएंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। डिगाडी कला स्कूल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण भी करेंगे। तो आज अपने गृह जिले जोधपुर सीएम निकल रहे हैं और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है चंद्रशेखर और किस तरह की तैयारियां सीएम के आगमन को लेकर की गई हैं? आगमन को लेकर जो सीएम हाउस से जारी किया गया प्रोग्राम, उसके अनुसार 11 बजे जो है सीएम जयपुर से रवाना होने और 12 बजे के करीब जोधपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे 1 बजे से 2 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे और प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग के अंतर्गत लगाए गए शिविर, 2 शिविरों का वे अवलोकन करेंगे। इसके अलावा एक निजी प्रोग्राम में उनके जाने की संभावना बताई जा रही है।
जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज वो कई कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए जोधपुर रवाना होंगे। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है सीएम के आगमन को लेकर। सर्किट हाउस में आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच होंगे, जन सुनवाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो लोग उनसे मिलने आए हैं, जो समस्याएं लेकर आए हैं, उनका निपटारा उसी वक्त किया जाए। और जोधपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। झोपड़ी में बेकाबू ऑडी कार घुस गई। 3 लोगों के मौत की सूचना मिल रही है। 3 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। एम्स के पास यह हादसा हुआ। बसानी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो एक लग्जरी कार एक झोपड़ी में घुस गई और बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, चूंकि ये लग्जरी कार थी और बताया जा रहा है कि 3 लोगों के मौत की सूचना भी मिल रही है। ड्राइवर का पता चल पाया? किसकी गाड़ी थी, कैसे घुसी, क्या कार चलाने वाले लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी? कोई जानकारी चंद्रशेखर? देखिए आसिफ, जो ये घटना हुई है इसमें एक तेज स्पीड से आ रही ऑडी कार जो एम्स रोड के पास बनी अवैध झोपड़ियां हैं उनके अंदर घुस गई थी, जिसके बाद जो है मीडिया में खबर चली थी, सोशल मीडिया में, कि करीब 3 लोगों की वहां पे मौत हो गई। पहले तो जो है पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन हाल ही में जो एसीपी नूर मोहम्मद ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जो जयपुर के नंबर की गाड़ी है ऑडी, ये तेज स्पीड से आई थी और झोपड़ी में घुस गई, जिसके बाद 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 गंभीर घायल बता रहे हैं और 1 व्यक्ति की मौत की उन्होंने पुष्टि की है, जबकि ये मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी है और इस बाबत जानकारी फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से दी नहीं जा रही है। जी चंद्रशेखर, यानी कि पुलिस ये साफ नहीं कर पा रही है कि इस महंगी कार के मालिक कौन है? देखिए फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि ये कार किसकी है, कौन इसको चला रहा था और क्या उसकी स्थिति थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है 3 गंभीर घायल जो है पुलिस ने जो एसीपी नूर मोहम्मद ने पुष्टि की है, 3 लोग गंभीर घायल है और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ा हादसा जोधपुर शहर में आज हुआ है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की बाध्यता खत्म कर दी है। अब सार्वजनिक आयोजन भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर से होंगे। इसके साथ ही क्लास 1 से 12 तक स्कूल 100% क्षमता के साथ 15 नवंबर से खुलेंगे। तो साथ ही कोचिंग संस्थान भी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। और ब्रेक के बाद बात करेंगे डेंगू का डंक से बेहाल मरुधरा की। पीएम मोदी को चिट्ठी। पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लेकर यह खत लिखा गया है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती अपर्याप्त है। तेल के दाम में बढ़ोतरी ज्यादा है, कटौती कम है। चिट्ठी में जीएसटी पुनर्भरण का भी मुद्दा उठाया गया है। 5,963 करोड़ का जीएसटी पुनर्भरण नहीं मिला है। यह चिट्ठी सीएम ने पीएम को लिखी है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाले अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। भारत ने 2016 में एलओसी पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उरी हमले का बदला लिया और इतिहास रचा। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान किया गया तो हर देशवासी गर्व से भर गया। अमूल ने इस मौके पर विज्ञापन जारी कर देश के अप्रतिम शौर्य को प्रणाम किया।
भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान नहीं माना तो भारत अंदर घुसकर उस पर अचूक प्रहार करेगा। मरुधरा में डेंगू का नया वेरिएंट आतंक मचा रहा है। वहीं कई सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि नवंबर में भी मौसमी बीमारियों के केस लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे चिंता वाली बात यह कि डेंगू समेत मौसमी बीमारियों में सीवियर केसेस की संख्या ज्यादा है। मरुधरा पर डेंगू का खतरनाक वार, नए वेरिएंट का जानलेवा प्रहार, मौसमी बीमारियों की मार से हाहाकार, लापरवाही छोड़िए सावधानी की दरकार। आमतौर पर नवंबर महीने को सेहत के लिए बढ़िया माना जाता है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होने लगती है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। मौसम बदल चुका है, मानसून विदा हो चुका है, शरद की सर्दी की गुनगुनी धूप लोगों के मन को भाने लगी है, लेकिन डेंगू के नए वेरिएंट और मौसमी बीमारियों के खतरनाक वार ने लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का भी चैन छीन लिया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में डेंगू का जानलेवा प्रहार आतंक पैदा कर रहा है। इस साल डेंगू कितना खतरनाक रूप ले चुका है, ये बात एसएमएस अस्पताल के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालने पर साफ हो जाती है। एसएमएस अस्पताल में अब तक 605 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें 50 लोगों की जान जा चुकी है। नवंबर में डेंगू और खतरनाक हो चुका है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में 3 दिनों में ही 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2020 में सिर्फ 207 पॉजिटिव केस आए थे और 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2018 में 869 मामले तो आए, लेकिन सिर्फ 4 की मौतें हुई थी। बात 2017 की करें तो 302 केसेस में डेंगू सिर्फ एक मरीज की जान ले सका था। 2016 में 178 केसेस में एक मरीज की मौत हुई, जबकि 2015 में 412 पॉजिटिव केसेस सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। डेंगू के इतने खतरनाक वार के लिए डॉक्टर 3 चीजों को जिम्मेदार बता रहे हैं। पहला, मानसून की देर से विदाई, डेंगू का नया वेरिएंट और सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही। डॉक्टरों की सलाह है कि घर की सफाई में कोताही मत बरतिए और इसके बावजूद भी डेंगू के लक्षण दिखे तो खुद ही डॉक्टर मत बनिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर घर में किसी को डेंगू है तो उसके आसपास घर के अंदर जहाँ भी पानी कलेक्ट किया हुआ है उसको हटाए और वो फॉगिंग कराए। फॉगिंग बहुत ज़रूरी है कि इन हाउस फॉगिंग बहुत ज़रूरी है डेंगू से बचाव रखने के लिए। पेशेंट के एंड पे थोड़ी लापरवाही होना, बहुत देर से चिकित्सक को दिखाना, देसी उपचार घर पे करना और अनट्रेंड स्टाफ, अनट्रेंड मेडिकल पर्सनल जो कि अपन क्वेक्स बोलते हैं, उनसे इलाज करवा लेना और ज़्यादा सीरियस होने के बाद में स्पेशलिस्ट से राय लेना, ये एक बड़ा कारण है। डेंगू के साथ साथ मौसमी बीमारियों से दहशत की वजह ये है कि इस बार बड़ी संख्या में सीवियर केसेस आ रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में युवा इसका शिकार बन रहे हैं। देरी से और सही इलाज नहीं होने के कारण लीवर फेलियर हो रहा है, वहीं प्लेटलेट्स रिकवरी भी काफी धीमी है। तो प्रॉब्ली जो विरुलेंट स्ट्रेन है सीरोटाइप 2 का, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है, इसलिए उसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है। और अभी हमने देखा कि यंग लोग अफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं, जिनको पहली बार डेंगू हो रहा है वो उसमें सीवियरिटी ज़्यादा है। आम धारणा ये है और लिटरेचर भी ये कहता है, जिसको पहले डेंगू हो चुका है तो उसको दोबारा अगर डेंगू होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है। बट अभी हमने देखा कि प्राइमरी डेंगू के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन बहुत हो रहे हैं, स्पेशली लीवर फेलियर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, डेथ भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। बट क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो नेचुरली डेथ थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, डेफिनेटली ज़्यादा हुई है और कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे हैं। कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है बचाव। डेंगू की चपेट में आने से बेहतर है कि ऐसे उपाय किए जाएं ताकि डेंगू और दूसरी मौसमी बीमारियों की मार से बचा जा सके। ऐसे में अपने घर को गंदगी मुक्त बनाइए और फिर भी बीमार हो ही गए तो घर पर इलाज की बजाय डॉक्टर के पास जाइए।
न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सीकर में मौसमी बीमारियों और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन एक्शन में नजर आया। सोमवार रात को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त सहित आला अधिकारी एसके अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने डेंगू के मरीजों के इलाज की व्यवस्था देखी। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाएं तो माकूल थी, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं से भी अधिकारियों को रूबरू होना पड़ा। वार्डों में सफाई की व्यवस्था सही नहीं होने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। आज एसके हॉस्पिटल का पीएमओ साहब और कमिश्नर नगर परिषद इनके साथ विजिट किया है। यहाँ की जो साफ़ सफाइयाँ हैं और जो भर्ती मरीज है उनकी स्थिति है, उनका चिकित्सा उपचार किस तरह से किया जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। पिछले कुछ दिनों से मौसमी बीमारियों के कारण डेंगू के कुछ मरीज बढ़े थे, उसके अनुपात में यहाँ बेडों की भी बेड वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। एसके हॉस्पिटल का एडीएम साहब और कमिश्नर नगर परिषद के साथ हमने विजिट किया है और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए इंस्पेक्शन किया, पेशेंट से फीडबैक भी लिया। अभी पिछले 4-5 दिन में जो डेंगू पेशेंट और डेंगू लाइक पेशेंट थे, उनका पहले हमारे आईपीडी एवरेज 65 to 70 था, वो लगभग 40 के आसपास आ गए। हमने एक्स्ट्रा बेड बढ़ा के 2 वार्ड एक्स्ट्रा क्रिएट किए थे। एक मेल। भीलवाड़ा जिले के लखोला गांव में बुजुर्ग महिला का पैर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गंगापुर थाना क्षेत्र में लूट की नीयत से 70 वर्षीय महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की हत्या कर बदमाश शव को गांव में तालाब के पास फेंक कर चले गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर एफसीएल और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया। पुलिस के अनुसार कालबेलिया गैंग इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये खबर कोटा से है, जहां अनंतपुरा थाना इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया और मौके से अवैध शराब के 22 पव्वे जब्त किए हैं। पुलिस ने इस दौरान दर्जनों अवैध शराब के निर्माण में काम में ली जाने वाली भट्टियों को भी ध्वस्त किया। वहीं इस कार्रवाई से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरएसी का भारी जाब्ता मौजूद था। और ये खबर कोटा के तलवंडी इलाके से है, जहां दिन दहाड़े घर से पानी के एक कैंपर चुराने की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी लविश इटावा इलाके का निवासी है और कोटा में रहकर पढ़ाई करता है। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आरोपी बेखौफ घर में घुसता है और कैंपर चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। पाली में 30 अक्टूबर को ज्वेलर हरीश सोनी पर हमला कर करीब 3 लाख के जेवरात लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में वारदात की बात कबूल कर ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।